कल्याणी, राजेंद्र सिंह बेदी। अब उसे उन काली भूरी राहों पे चलने से कोई डर ना आता था, जहां बेशुमार गड्ढे थे, जिनमें काला पानी, बंबई के उस सिनती शहर की मैल हमेशा जमा रहती थी और कभी तह पे न बैठती। बेशक्ल से पत्थर इधर से उधर जैसे शौकिया पड़े थे, बेकार आखिरी रोड़ा होने के लिए। और वो शुरू के दिन जब टांगें कांपती थीं और तिनके भी रोकने में कामयाब हो जाते थे, ऐसा मालूम होता था कि गली के मोड़ पे देसी साबुन के बड़े बड़े चाक बनाने वाला और उसके पड़ोस में का हज्जाम देख रहे हैं और बराबर हंस रहे हैं, कम से कम रो भी नहीं रहे हैं। फिर बाजू का कोयले वाला, जो आप ही तो शायद इस चकले में कभी न गया था, इस पे भी उसका मुंह काला था। बगल में पहले माले पे क्लब थी, जहां चोरी की रम चलती थी और यारी की रमी। उसकी खिड़कियां किसी योगी आंखों की तरह से बाहर के बजाय अंदर मन के चकले में खुलती थी और उनमें सिगरेटों के धुएं की सूरत में आहें निकलती थी। लोग यूं तो जुए में सैकड़ों के हाथ देते थे, मगर सिगरेट हमेशा घटिया पीते थे। बल्कि बीड़ी, सिर्फ बीड़ी, जिसका जुए के साथ वही ताल्लुक होता है जो पेंसिलिन का आतिशक से। ये खिड़कियां अंदर की तरफ क्यों खुलती थी, ना मालूम क्यों, मगर कोई खास फर्क ना पड़ता था, क्योंकि अंदर के सहन में आने वाले मर्द की सिर्फ छाया ही नजर आती, जिससे मामला पटाई हुई लड़की उसे अंदर ले जाती, बिठाती और एक बार जरूर बाहर आती, नल पर से पानी की बाल्टी लेने, जो सहन के ऐन बीचों बीच लगा हुआ था और दोनों तरफ की खोलियों की तरह तरह की जरूरतों के लिए काफी था। पानी की बाल्टी उठाने से पहले लड़की हमेशा अपनी धोती या साड़ी को कमर में कसती और गाहक लग जाने की अकड़ में कोई ना कोई बात अपनी हम पेशा बहन से जरूर कहती। ए गिरिजा, जरा चावल देख लेना, मेरे को गाहक लगा है। फिर वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती। तभी गिरिजा सुंदरी से कहती, कल्याणी में क्या है री, आज उसे दूसरा कस्टमर लगा है। लेकिन सुंदरी के बजाय जाड़ी या कुर्सी जवाब देती, अपनी अपनी किस्मत है ना। तभी कल्याणी वाले कमरे से जंजीर लगने की आवाज आती और बस सुंदरी एक नजर बंद दरवाजे की तरफ देखती और अपने सने हुए बालों को छांटती, तौलिए से पोंछती हुई गुनगुनाने लगती, रात जागी रे बलम, रात जागी। और फिर एकाएकी गिरजा से मुखातिब हो उठती, ए गिरजा, कल्याणी के चावल उबल रहे हैं, देखती नहीं कैसी गुड़गुड़ की आवाज आ रही है उसके बर्तन से। और फिर तीनों चारों लड़कियां मिलकर हंसती और एक दूसरे के कूल्हे में चपत्ते देने लगती। तभी गिरजा बिलबिला उठती और कहती, अय्या, जोर से क्यों मारा रंडी, जानती है अभी तक दुख रहा है मेरा फूल, कान को हाथ लगाते हुए। बाबा, मैं तो क्या, मेरी आल औलाद भी कभी किसी पंजाबी के साथ ना बैठेगी। फिर गिरजा बगल की खोली में किसी छोकरी को आवाज देती, गंगी, तेरा पोपट क्या बोलता। गंगी की शक्ल ना तो दिखाई देती, सिर्फ आवाज आती। मेरा पोपट बोलता, भजमन राम, भजमन राम। मतलब गंगी को या तो सर मैल है या फिर कोई कस्टमर नहीं लगा। महिपत लाल अब के महीनों के बाद इधर आया है। बीच में मुंह का जायका बदलने के लिए वो यहाँ से कुछ ही फरलांग दूर एक नेपाली लड़की चूनी ला के पास चला गया था और उसके बाद 96 नंबर की एक क्रिश्चियन छोकरी में फंस गया, जिसका असली नाम तो कुछ और था, लेकिन वहां की दूसरी लड़कियां और दल्लाल उसे ओल्गा के नाम से पुकारते थे। इधर कल्याणी को कुछ पता भी ना था, क्योंकि इस धंधे में तो दो चार मकानों का फासला भी सैकड़ों मील का होता है। लड़कियां ज्यादा से ज्यादा पिक्चर देखने को निकलती थीं और फिर वापस। जिस मुंह का जायका बदलने के लिए महिपत दूसरी लड़कियों के पास चला गया था, उसी के लिए इस अड्डे पर लौट आया। लेकिन ये बात तय थी कि इतने महीनों के बाद वो कल्याणी को भूल चुका था। हालांकि मुल्क जाने के लिए उसने कल्याणी को 200 रुपए भी दिए थे। तब शायद नशे का आलम था, जैसा कि अब था। बियर का पूरा पैक पी जाने के कारण महिपत लाल के दिमाग में किसी और ही औरत की तस्वीर थी, और वो भी नामुकम्मल, क्योंकि उसे मुकम्मल तो महिपत ही को करना था। एक मुसव्विर की तरह से, जो कि मर्द होता है, और तस्वीर जो कि औरत होती है। अंदर आते ही महिपत ने सहन के पहले पैरापेट को फलांगा, 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरा। लोग समझते हैं पाताल नरक कहीं दूर धरती के अंदर है, लेकिन नहीं जानते कि वो सिर्फ 2-3 सीढ़ियां नीचे हैं। वहां कोई आग जल रही है और ना उबलते खौलते हुए कुंड है। हो सकता है सीढ़ियां उतरने के बाद फिर उसे किसी ऊपर के थर्डे पर जाना पड़े, जहां सामने दोजख है,
جس میں ایسی ایسی اذیتیں دی جاتی ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد صحن میں پاؤں رکھنے کے بجائے مہیپت لال کھولیوں کے سامنے والے تھڑے پہ چلا گیا، کیونکہ پکا ہونے کے باوجود صحن میں ایک گڑھا تھا جس میں ہمیشہ پانی جمع رہتا تھا۔ برس ڈیڑھ برس پہلے بھی یہ گڑھا ایسا تھا اور اب بھی ایسا ہی، لیکن گڑھے کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا پتہ ہو۔ اوپر صحن کے کھلے ہونے کی وجہ سے دشمی کا چاند گڑھے کے پانی میں جھلملا رہا تھا، جیسے اسے سر میل کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ نل سے پانی کا چھینٹا اس پر پڑتا تو چاند کی چھبی کانپنے لگتی، پوری کی پوری۔ کچھ گاہک لوگ گرجا، سندری اور جاڑی کو یوں ٹھوک بجا کے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کچے پکے گھڑے ہوں۔ ان میں سے کچھ اپنی جیبیں ٹٹول رہے تھے۔ مستری جاڑی کے ساتھ جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ گرجا سندری خورشید سے زیادہ بدصورت تھی، مگر تھی 8 اینٹ کی دیوار۔ حیرانی تو یہ تھی کہ لڑکیوں میں سے کسی کو حیرانی نہ ہو رہی تھی، وہ مرد اور اس کے پاگل پن کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ مہیپت نے سندری کو دیکھا، جو ویسے تو کالی تھی مگر عام کونکنی عورتوں کی طرح تیکھے نقش نینوں والی، پھر کمر سے نیچے اس کا جسم باپ رے ہو جاتا تھا۔ تبھی مہیپت کے کرتے کو کھینچ پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے کلیانی کھڑی تھی اور ہنستے ہوئے اپنے دانتوں کے موتی رول رہی تھی، مگر وہ دبلی ہو گئی تھی۔ کیوں؟ نہ معلوم کیوں۔ چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے 2 آنکھوں کے لیے جگہ چھوڑ کر کسی نے ڈھولک پہ چمڑا مڑ دیا۔ چونکہ عورت اور تقدیر ایک ہی بات ہے، اس لیے مہیپت کلیانی کے ساتھ تیسری کھولی میں چلا گیا۔ کلب گھر کی کھڑکی میں سے کسی نے جھانکا اور اوپ کر بساط الٹ دی۔ کلیانی نے باہر آ کر نل پر بالٹی بھری، دھوتی کو کمر میں کسا اور آواز دی، او گرجا، تھوڑا ہمارا گٹھری سنبھالنا، اور پھر وہ پانی لے کر کھولی میں چلی گئی۔ پاس کی کھولی سے میڈم کی آواز آئی، 1 ٹیم کا 2 ٹیم کا۔ اندر کلیانی نے مہیپت کو آنکھ ماری اور میڈم والی کھولی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، 1 ٹیم۔ اور پھر اس نے پیسوں کے لیے مہیپت کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، جسے پکڑ کر مہیپت اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ پھر اٹھ کر اس نے پان سے پٹی لال لال مہر سی کلیانی کے ہونٹوں پہ لگا دی، جسے دھوتی کے پلو سے پوچھتی ہوئی وہ ہنسی، اتنے بے صبر۔ اور پھر ہاتھ پھیلا کر کہنے لگی، تم ہم کو 30 روپے دے گا، پر ہم میڈم کو 1 ہی ٹائم کا بولے گا، تم بھی اس کو نہیں بولنے کا، ہاں؟ مہیپت نے ایسے ہی سر ہلا دیا، ہاں۔ بدستور ہاتھ پھیلائے ہوئے کلیانی بولی، جلدی نکال پیسے۔ مہیپت بولا۔ کلیانی نے اب کے رسم ادا نہیں کی، وہ سچ مچ ہنس دی۔ نہیں، وہ شرما گئی۔ ہاں، وہ دھندا کرتی تھی اور شرماتی بھی تھی۔ کون کہتا ہے وہاں عورت عورت نہیں رہتی؟ وہاں بھی حیا اس کا زیور ہوتا ہے اور حربہ، جس سے وہ مرتی ہے اور مارتی بھی۔ مہیپت نے 30 روپے نکال کر کلیانی کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ کلیانی نے ٹھیک سے گنا بھی نہیں، اس نے تو بس پیسوں کو چوما، سر اور آنکھوں سے لگایا، بھگوان کی تصویر کے سامنے ہاتھ جوڑے اور میڈم کو 1 ٹائم کے پیسے دینے اور اپنے حصے کے 5 لے کر رکھنے، اندر کے دروازے کی طرف سے اور بھی اندر چلی گئی۔ مہیپت کو جلدی تھی، وہ بے صبری سے درگا میاں کی تصویر کو دیکھ رہا تھا، جو شیر پہ بیٹھی تھی اور جس کے پاؤں میں راکشس مرا پڑا تھا۔ درگا کی درجنوں بھجائیں تھیں، جن میں سے کسی میں تلوار تھی اور کسی میں برچھی اور کسی میں ڈھال۔ ایک ہاتھ میں کٹا ہوا سر تھا، بالوں سے تھاما ہوا، اور مہیپت کو معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس کا اپنا سر ہے۔ لیکن درگا کی چھاتیاں اس کے کولہے اور رانے بنانے میں مصور نے بڑے جبر سے کام لیا تھا۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کوئی بات نہ تھی، لیکن ان پہ لپکتی ہوئی سیل اور اس میں گڑمٹ کائی نے عجیب بھیانک سی شکلیں بنا دی تھی، جن سے طبیعت بیٹھ جاتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ دیواریں نہیں، تبتی اسکول ہیں جن پر نرک اور سورگ کے نقشے بنے ہیں۔ گنہگاروں کو اژدہے ڈس رہے ہیں اور شولوں کی لپلپاتی ہوئی زبانیں انہیں چاٹ رہی ہیں۔ پورا سنسار کال کے بڑے بڑے دانتوں اور اس کے کھو ایسے منہ میں پڑا ہے، وہ ضرور نرک میں جائے گا۔ مہیپت، جانے دو۔ کلیانی لوٹی اور لوٹتے ہی اس نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ یہ کھیل مرد اور عورت کا، جس میں عورت کو اذیت نہ بھی ہو تو بھی اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اور اگر ہو تو مرد اسے نہیں مانتا۔ مہیپت پہلے تو ایسے ہی کلیانی کو نوچتا کاٹتا رہا، پھر وہ کود کر پلنگ سے نیچے اتر گیا۔ وہ کلیانی کو نہیں، کائنات کی عورت کو دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ کلیانیاں تو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، مہیپت بھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن عورت وہیں رہتی ہے اور مرد بھی۔ کیوں؟ یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ اس میں سمجھ کی کوئی بات ہی نہیں۔ ایک بات ہے، ست یگ، دوپر
اور त्रेता युगों में तो पूरा न्याय था। फिर भी औरतें मोहब्बत में क्यों चोरी कर जाती थी? जब गंगा वैश्या क्यों थी? आज तो अन्याय है, पग पग पे अन्याय। फिर उन्हें क्यों रोका जाता है? क्यों उन पर कानून लगाए जाते हैं? जो रुपया टकसाल से आता है उसकी कीमत 8 आने रह जाती है। अफलास और वाफिर पैसे के मेलजोल की जितनी जरूरत आज है, तारीख में कभी हुई है? दबा लें इसे ताकि घर की लक्ष्मी बाहर न जाए, मगर दौलत, पैसा तो बिच गॉडेस है। वो कुतिया मुंह पे आएगी तो जाएगी ही। महिपत को उलझावे की जरूरत थी, इसीलिए उसे कायनात की औरत के पेचो खम खा गए। उसने एक बियर के लिए कहा, लेकिन इससे पहले कि कल्याणी का काला वजूद उठकर लड़के को आवाज दे, वो खुद ही बोल उठा, रहने दो। और उस नजारे को देखने लगा जो नशे से भी ज्यादा था। फिर जाने क्या हुआ, महिपत ने झपट कर इतने जोर से कल्याणी की टांगें अलग की कि वो बिलबिला उठी। अपनी बर्बरियत से घबराकर महिपत ने खुद ही अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। अब कल्याणी पलंग पे पड़ी थी और महिपत घुटनों के बल नीचे फर्श पर बैठा हुआ था और अपने मुंह में जबान की नोक बना रहा था। कल्याणी लेटी हुई ऊपर छत को देख रही थी, जहां पंखा जाले में लिपटा हुआ एक आहिस्ता रफ्तार से चल रहा था। फिर एकाएक ही कल्याणी को कुछ होने लगा। उसके पूरे बदन में महिपत और उसकी जबान के कारण एक झुरझुरी सी दौड़ गई और वो उस च्यूंटे की तरह से तिलमिलाने लगी जिसके सामने बेरहम बच्चे जलती हुई माचिस रख देते हैं। जब ही अपने आप से घबराकर महिपत ऊपर चला आया, उसके बदन में बेहद तनाव था और बिजलियां थी जिन्हें वो कैसे भी झटक देना चाहता था। उसके हाथों की पकड़ इस कदर मजबूत थी कि जाबिर से जाबिर आदमी उससे न निकल सकता था। उसने हाँफती हुई कल्याणी की तरफ देखा। उसे यकीन ही ना आ रहा था कि एक पेशावर औरत की छातियों का वजन भी एकाएक ही बढ़ सकता है और उनपे के हल्के और दाने फैलकर अपने मरकज, उभरे हुए मरकज को भी मादूम कर सकते हैं। उनके इर्द गिर्द और कूल्हों और रानों पर शीतला के दाग से उभर सकते हैं। अपनी वहशत में वो उस वक्त कायनात की औरत को भूल गया और मर्द को भी। उसे इस बात का एहसास भी ना रहा कि वो खुद कहाँ है और कल्याणी कहाँ। वो कहाँ खत्म होता है और कल्याणी कहाँ से शुरू होती है। वो उस कातिल की तरह से था जो छत पर से किसी को धकेल देता है। उसे यकीन होता है ना कि इतनी बुलंदी से गिरकर वो बयान देने के लिए भी जिंदा न रहेगा और वो उस पर खुदकुशी का इल्जाम लगाकर खुद बच निकलेगा। एक जस्त के साथ उसने अपना पूरा बदन कल्याणी पे फेंकना शुरू कर दिया। एक दिलदोज सी चीख निकली और बिलबिलाहट सुनाई दी। सील और काई से पटी दीवारों पे पंखों के पर अपनी बड़ी बड़ी परछाइयां डाल रहे थे। जाने किसने पंखे को तेज कर दिया था। महिपत पसीने से शराबोर था और शर्मिंदा भी, क्योंकि कल्याणी रो रही थी, कराह रही थी। या वो एक आम कस्बी की तरह से गाहक को लात मारना न जानती थी, और या फिर वो इतने अच्छे गाहक को खो देने के लिए तैयार न थी। सिरहाने में मुंह छुपाए कल्याणी उल्टी लेटी हुई थी और उसके शाने फड़कते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी महिपत एक लम्हे के लिए ठिठक गया। फिर आगे बढ़कर उसने कल्याणी के चेहरे को हाथों में लेने की कोशिश की, मगर कल्याणी ने उसे झटक दिया। वो सचमुच रो रही थी। उसके चेहरे को थामने में महिपत के अपने हाथ भी गीले हो गए थे। आंसू तो अपने आप नहीं निकल आते। जब जब्र और बेबसी खून की होली खेलते हैं, तभी आंखें छान पटक कर उस लहू को साफ करती हुई चेहरे पे ले आती हैं। अगर उसे अपने ही रंग में ले आए तो दुनिया में मर्द दिखाई दे न औरत। कल्याणी ने फिर अपना चेहरा छुड़ा लिया। महिपत पहले सिर्फ शर्मिंदा, फिर सचमुच शर्मिंदा था। उसने कल्याणी से माफी मांगी और मांगता ही चला गया। कल्याणी ने पलंग की चादर से आंखें पोंछी और बेबसी से महिपत की तरफ देखा। फिर वो उठकर दोनों बाजू फैलाते हुए उससे लिपट गई। उसकी चौड़ी चकली छाती पर अपने घुंघरियाले बालों वाला कोंकणी सर रख दिया। फिर उसकी गिग्गी बन गई, जिससे निकालने में महिपत को और भी तलज्जुज का एहसास हुआ और कल्याणी को भी। उसने अपने घातक ही की पनाह ढूंढ ली। मर्द तो मर्द होगा ही, बाप भी तो है, भाई भी तो है, औरत औरत ही सही, मगर वो बेटी भी तो है, बहन भी तो है, और माँ। महिपत की आंखों में सचमुच के पछतावे को देखते ही तस्वीर उलट गई। अब उसका सर कल्याणी की छाती पर था और वो उसे प्यार कर रही थी। महिपत चाहता था कि वो इस अमल को अंजाम पे पहुंचाए बगैर ही वहां से चला जाए, लेकिन कल्याणी इस तौहीन को बर्दाश्त न कर सकती थी। कल्याणी ने फिर अपने आप को अजियत होने दी। बीच में एक दो बार वो दर्द से कराही भी और फिर बोली, हाय मेरा फूल, भगवान के लिए मेरे को सुई लगवाना पड़ता। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने दुख और सुख सहते हुए कायनात के मर्द को खत्म कर दिया और उसे बच्चा बनाकर गोद में ले लिया। महिपत के हर उल्टे सांस के साथ कल्याणी बड़ी नरमी,
बड़ी मुलायमियत और बड़ी ही ममता के साथ उसका मुंह चूम लेती थी, जिससे सिगरेट और शराब का ताफुन लपक रहा था। धोने धुलाने के बाद महिपत ने अपना हाथ कपड़ों की तरफ बढ़ाया, मगर कल्याणी ने थाम लिया और बोली, मेरे को 20 रुपया जास्ती दो। 20 रुपया? हाँ, कल्याणी ने कहा, हम तुम्हारा गुण गाएगा, हम भूला नहीं। वो दिन जब हम मुलुक गया था तो तुम हमको 200 रुपया रोकड़ा दिया। हम कारदार का बड़ा मंदिर में एक टांग से खड़ा होकर तुम्हारे वास्ते प्रार्थना किया और बोला, मेरा मही का रक्षा करना भगवान, उसको लंबा जिंदगी देना, पैसा देना। और कल्याणी उम्मीद भरी नजरों से पहली और अब की प्रार्थना का असर देखने लगी। महिपत के नथने नफरत से फूलने लगे। पेशावर औरत, पिछली बार 200 रुपए लेने से पहले भी ऐसे ही टिसुए बहाए थे इसने। यूं रोई चिल्लाई थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं जानवर हूं। मगर और 20 रुपए? फिर रोने की क्या जरूरत थी, आंसू बहाने की? वैसे ही मांग लेती तो क्या मैं इनकार कर देता? जानती भी है मैं पैसे से इनकार नहीं करता। दरअसल इनकार मुझे आता ही नहीं, इसीलिए तो भगवान का 100 शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं औरत पैदा नहीं हुआ, वरना मैं तो यहाँ मुंह मांगे देने का कायल हूँ, जिससे फिर गुनाह का एहसास नहीं होता। ऐसे ही आदमी का तो इंतजार किया करती हैं ये, और जब वो आता है तो उससे झूठ बोलने, उसके कपड़े उतारने से भी नहीं चूकती। कहती हैं, मैंने सोचा था तुम मंगल को जरूर आओगे। मंगल को क्या है भाई? मंगल को मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। ये रोना शायद सच्ची रोई हो। मैंने तभी तो एक अंधे की तरह से कहीं भी चलने दिया अपने आप को। आओ देखा ना ताओ, ताओ कितना अच्छा था। मगर मैंने जो अजियत दी है उसे निजात पाने का एक ही तरीका है, दे दो रुपए। मगर क्यों? पहले ही मैंने उसे 2 टाइम के पैसे दिए हैं और एक ही टाइम बैठा। महिपत के हैस बैस को देखकर कल्याणी ने कहा, क्या सोचने को लग गया, दे दो ना, मेरा बच्चा तुमको दुआ देगा। तेरा बच्चा? हाँ, तुमने देखा नहीं? नहीं। कहाँ, किससे लिया? कल्याणी हंस दी, फिर वो लजा गई। इस पे भी बोली, क्या मालूम किसका, मेरे को शकल थोड़ा ध्यान में रहता, क्या खबर तुम्हारा हो। महिपत ने घबराकर कुर्ते की जेब में से 20 रुपए निकाल कर कल्याणी के हाथ पर रख दिए, जो अभी तक बिरहना खड़ी थी और जिसकी कमर और कूल्हों पर पड़ा हुआ चांदी का पटका चमक रहा था। एक हल्का सा हाथ कल्याणी के पीछे थपथपाते हुए महिपत ने कुछ और सोच लिया। कल्याणी ने साड़ी पकड़कर लपेटी ही थी कि वो बोला, अगर एक टाइम और बैठ जाऊं तो? पैसे दे दिए हैं। बैठो, कल्याणी ने बिना किसी झिझक के कहा और अपनी साड़ी उतारकर पलंग पर फेंक दी। चुल्लू चुल्लू करता हुआ उसका गोश्त सब मार भूल चुका था, अक्ले हैवानी से भी तजावुज कर चुका था। लेकिन महिपत ने सर हिला दिया, अब दम नहीं रहा। हूं, कल्याणी ने कहा, बहुत जन आता है मेरे इधर, पर तुम सा कड़क हम नहीं देखा, सच्ची। तुम जाता तो नाव की तरफ इशारा करके कहने लगी, बहुत दिन ये ठिकाने पे नहीं आता। चांद गढ़े पर से सरक गया था, कोई बिल्कुल ही लेट जाए तो उसे देख पाए। तभी कल्याणी महिपत का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले आई जहां गिरजा, सुंदरी, जाड़ी वगैरह थी। जाड़ी मिस्त्री और उसके बाद एक गोरे को भी भुगता चुकी थी, एक सरदार से झगड़ा कर चुकी थी। जब महिपत आया तो उसने खुर्सीद के कोहनी मारी और बोली, आया कल्याणी का मर्द। इसलिए कि पहले जब महिपत इधर आया था तो हमेशा कल्याणी ही के पास। कल्याणी के साथ खोली में आते हुए महिपत ने बाथरूम के पास पड़ी हुई गठरी को देखा, जिसके पास बैठी हुई गिरजा अपने पल्लू से उसे हवा कर रही थी। कल्याणी ने गठरी को उठा लिया और महिपत के पास लाते हुए बोली, देखो देखो मेरा बच्चा। महिपत ने उस लिज लिजे 4-5 महीने के बच्चे की तरफ देखा, जिसे गोद में उठाए हुए कल्याणी कह रही थी, इसी हलकट को पैदा करने, दूध पिलाने से हम ये हो गया, खाने को कुछ मिलता नहीं ना। उस पे तुम आता तो। फिर एकाएक ही महिपत के कान के पास मुंह लाते हुए कल्याणी बोली, सुंदरी को देखता, तुम बोलेगा तो हम अगले टाइम सुंदरी को ला देगा। नहीं नहीं, परसों हम आप ही अच्छा हो जाएगा, ये सब जगह भर जाएगा ना। और कल्याणी ने अपनी छाती और अपने कूल्हों को छूते हुए कहा, ये सब जिनसे तुम अपना हाथ भरता, अपना बाजू भरता। ठीक है, कुछ हाथ में भी तो आना मांगता। सुंदरी को लेना होएगा तो मेरे को बोलना, हम सब ठीक कर देगा। पर तुमको आने का मेरे पास, गिरजा के पास नहीं आने का। ओजना आ ऊ बहुत करता, बहुत नखरा उसका। और फिर बच्चे को अपने बाजुओं में झुलाते हुए कल्याणी बोली, हम इसका नाम अचमी रखा। अचमी? अचमी क्या? ये तो हमको नहीं मालूम, कल्याणी ने जवाब दिया। और फिर थोड़ा हंसी। कोई आया था कस्टमर, बोला मेरा तेरे को ठहर गया तो उसका नाम अचमी रखने का। ये तो हम नहीं बोलने सकता उसी का ठहरा के किसका, पर नाम याद रह गया मेरे को।
वो तो फिर आया ज नहीं और तुम भी कुछ नहीं बोला। और फिर और हंसते हुए बोली, अच्छा अगले टाइम देखेंगा। महिपत ने एक नजर अचमी की तरफ देखा और फिर इर्द गिर्द के माहौल की तरफ। यहाँ पलेगा ये बच्चा? बच्चा? मैं तो समझता था इन लड़कियों के पास आता हूं तो मैं कोई पाप नहीं करता। ये 10 की आशा रखती हैं तो मैं 20 देता हूँ। ये बच्चा? यहाँ तो दम घुटता है, जाते समय तो घुटता ही है। महिपत ने जेब से 5 का नोट निकाला और उसे बच्चे पे रख दिया। ये इस दुनिया में आया है, इसलिए ये इसकी दक्षिणा। नहीं नहीं, ये हम नहीं लेगा। लेना पड़ेगी, तुम इनकार नहीं कर सकती। फिर वाकई कल्याणी इनकार न कर सकी, बच्चे की खातिर। महिपत ने कल्याणी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो कल्याणी, मैंने सचमुच आज तुमसे जानवरों का सा सुलूक किया है। लेकिन महिपत की बात से ये बिल्कुल पता नहीं चलता था कि अब वो ऐसा ना करेगा। जरूर करेगा वो, इसी बात का तो नशा था उसे। बियर तो फालतू सी बात थी। कल्याणी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, पर तुम आज खल्लास कर दिया, मार दिया मेरे को। और वो शिकायत कुछ इस ढब से कर रही थी जैसे मरना ही तो चाहती थी। क्या इसलिए कि पैसे मिलते हैं, पेट पलता है? नहीं। हाँ, जब भूख से पेट दुखता है तो मालूम होता है दुनिया में सारे मर्द खत्म हो गए, औरतें मर गईं। महिपत ने पूछा, ये अजमी लड़का है या लड़की? एक अजीब सी किरण ने कल्याणी के पिटे मार खाए हुए चेहरे को मुनव्वर कर दिया और वो चेहरे की पंखुड़ियां खोलते हुए बोली, छोकरा। फिर कल्याणी ने जल्दी अचमी का लंगोट खोला और दोनों हाथों से उठाकर अचमी के लड़केपन को महिपत के सामने करती इतराती हुई बोली, देखो देखो। महिपत के मुंह मोड़ते ही कल्याणी ने पूछा, अब कभी आएगा? जल्दी, महिपत ने घबराकर जवाब दिया और फिर वो बाहर कहीं रोशनियों में मुंह छुपाने के लिए निकल गया।